आ जाओ। सो हमारी जो कहानी है, ग्रेविटेशनल फील्ड। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। सही। सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। क्या बता सकते हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके। क्या कहते हो भाई। डेफिनेशन सिंपल सी हम कह रहे होते हैं, सही है। हम ये कह रहे होते हैं ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर कि भाई जो कि फील्ड है, तो हम फील्ड को डिफाइन करते हैं। इट इज द रीजन ऑफ स्पेस where where the mass ये हो गया। सो where the mass experiences an attractive force, attractive force, ओके। सो ये तुम्हारे पास जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की बात होगी, सही है। सो इसके अंदर जो चीज़ हमने समझनी है, सही है, सबसे पहले तो हमने उस रीजन ऑफ स्पेस को समझना है कि जिसके अंदर जो है ना हमारी सारी कहानी हो रही होगी। सही है कि भाई वो रीजन ऑफ स्पेस क्या होने वाला है। सही है। सो कहनी जो जो पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड वाला स्पेस होगा वो समझना है। सही है। और फिर उसके बाद दूसरी जो चीज़ हमने समझनी है, हमने जो है ना उस फोर्स को समझना है कि जो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही होगी, ओके। सही हो गया। सो हमने बस ये दो काम करने हैं। सही है। हमने ये दो चीज़ें समझनी है कि भाई हमने सबसे पहली चीज़ तो ये समझनी है कि भाई के जो रीजन ऑफ स्पेस है वो हमने समझना है, और फिर उसके बाद जो है वो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स समझनी है। सही है। सो आज भाई एक एक करके समझते हैं। हम्म, सही है। एक एक करके समझते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। सही है। दोनों तकरीबन आसपास की डेफिनेशन है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, सही है। तो उसके लिए हम कह रहे होते हैं कि उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि इट इज फोर्स पर यूनिट मास, ओके। हम सीधे सीधे फोर्स पर यूनिट मास कह रहे थे बिकॉज स्ट्रेंथ के अंदर हम सिर्फ एक वैल्यू की बात कर रहे हैं, एक फिक्स वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना हम उसके अंदर जो है फोर्स पर यूनिट मास कह रहे होते हैं। सही हो गया। अच्छा जी। अब जरा आ जाओ, जरा इस चीज को देख लेते हैं कि भाई हमारे पास वो फोर्स जो होने वाली है वो क्या होने वाली है। सही है, उसको देखते हैं और फिर उसके बाद जो है वो आगे और चीजें भी देखनी है। सही है। तो सबसे पहले जो है ना उस रीजन ऑफ स्पेस को देखना है जरा कि भाई रीजन ऑफ स्पेस, सही है। सो सो उस रीजन ऑफ स्पेस के अंदर जो है जहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन आ रही है, सही है, उसकी टेंशन समझते हैं पहले। सही है, और फिर उसके बाद आगे आपको लेके चलेंगे। सही। ये जो है ना लाइन सही क्यों नहीं बना रहा। थोड़ा सा अगर हम, सही, अब सही आ रही। ओके। सो उसके लिए भाई एज्यूम कर लो, कोई लेट से तुम्हारे पास जो है वो एक प्लेनेट है।
अच्छा, ग्रेविटी वैसे होती क्यों है? कोई मुझे बता सकता है कि भाई ग्रेविटी क्यों होती है? हाँ जी, एनीवन कोई बता सकता है कि ग्रेविटी क्यों होती है? एनीबडी? नोबडी? हम ये कहते हैं कि भाई ग्रेविटी इज caused by the mass. Okay, this is the first thing to know. Okay, कि ग्रेविटी इज कॉज्ड बाय द मास, कि अगर आपके पास कोई कहीं पे मास है, देन वहां पे जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटी या अट्रैक्शन, आप जो भी कहो, वो वहां पे प्रेजेंट होगी। सही हो गया, पहली बात तो ये हो गई। अच्छा जी, फिर आप बोलोगे भाई ऐसे तो फिर हम भी हमारा भी कोई ना कोई मास है, हमारी भी कोई ना कोई ग्रेविटी होगी। सो द आंसर इज यस, कि आप लोग की भी कोई ना कोई ग्रेविटी होने वाली है। सही, क्योंकि आप लोग का भी कोई ना कोई मास है। ओके, सो ये आपके पास हो गया। सही हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है, अगर हम इस रीजन ऑफ स्पेस को समझ रहे हैं, तो इस रीजन ऑफ स्पेस के अंदर हमें किस तरह की चीजें देखने वाली हैं, जरा उसको भी देख लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि भाई हमारे पास जो है कोई एक जो है ना, कोई एक रीजन है। तो ये हम ले लेते हैं कि भाई लेट्स से कोई भी एक प्लेनेट हम ले लेते हैं। सही है, कोई भी एक प्लेनेट हम ले लेते हैं। सही है, या कोई भी एक मास ले लेते हैं फॉर नाउ। सही है। सो जो जाहिर बात है, मास किसी रीजन ऑफ स्पेस के अंदर होगा, तो उस रीजन ऑफ स्पेस के अंदर जो है, ड्यू टू दैट मास हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन होगी, राइट? सो वी विल गोइंग टू हैव ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन इन दैट रीजन ऑफ स्पेस। ओके, ये इस तरह से आपके पास आ जाएंगे। सही है। ओके, एंड ये याद रखना प्लीज कि जो है ना, अच्छा बाय द वे, जो रियल उसके अंदर जो आजकल की मॉडर्न मैकेनिक्स है या मॉडर्न फिजिक्स है, उसके अंदर जो है थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट चेंज है। सही है, ग्रेविटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है उसके अंदर। सही है, उसके अंदर हम बेसिकली कह रहे होते हैं ग्रेविटी को भाई, कि बेंडिंग ऑफ द स्पेस टाइम इज बेसिकली द ग्रेविटी। सही है, उसके अंदर हम ये कह रहे होते हैं, ये ग्रेविटी बेंड्स है स्पेस टाइम। सही है, उसके अंदर हम ये कह रहे थे। बट स्पेस टाइम क्या है, उसको भी लानत भेजो। सही है, अभी सीधी सीधी जिंदगी अपनी सुकून से चलाते हैं, खाम मखाई की टेंशन नहीं पाल रहे। सही है। सो अच्छा जी, ये हमने कहा। अच्छा, अगर आपके पास जो ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस है, सबसे पहले तो लाइंस को अगर देखो, रीजन है, रीजन के अंदर जो लाइंस होंगी, उस लाइंस के अंदर जो है ना, आपको जो फील्ड दिख रही होगी वो इस तरह से दिख रही होंगी। लाइंस बनाने के लिए आती हैं, सो बी केयरफुल, तुम्हें लाइन बनानी आनी चाहिए। सही है। सो और फिर उसकी जो है ना, तुम्हें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, कि कौन सी चीज़ तुम्हें क्या चीज़ बता रही है, ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये कौन सी फील्ड लाइन जो है वो तुम्हें क्या चीज़ रेफर करी है, रिकमेंड करी है। ओके, अच्छा जी, सो उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड लाइंस। सही हो गया। सो अब इसके अंदर जो है, हम ये कह रहे हैं कि भाई सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी होती हैं। सही है। फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी इन नेचर। सही, यानी अगर आप रियलिटी के अंदर दुनिया से बाहर जाओगे, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे आपको कोई फील्ड लाइन नहीं मिलने वाली है, राइट? सही है, लेकिन वो फिर दिखेगी कैसे? उसके लिए आपको कोई ना कोई मास अपने साथ लेके जाना होगा। उस मास को जो है ना किसी प्लेनेट के आसपास छोड़ दो, तो जहाँ पे जा रहा होगा वो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन आपको बता देगा। ओके, सही है। फिर उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास होती है कि फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड। ओके, ठीक है, तुम्हें ये रेडियल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ओके, तुम्हें जो है वो यहाँ पे
रेडियल को कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अबे यार, रेडियल को कॉन्सेप्ट होना चाहिए। रेडियल बेसिकली हम कह रहे होते हैं, रेडियल हम बेसिकली कह रहे होते हैं उस ग्रेविटेशनल या उस लाइन को जो कि सर्किल के सेंटर से पास हो रही होती है, बस। सही। जैसे रेडियस होता है ना तुम्हारा, सेंटर से पास हो रहा होता है और सरकमफेरेंस हिट कर रहा होता है, बस वो हमारे पास रेडियल लाइन होती है। सेट हो गया। सिंपल सी कहानी है, सही, सिंपल सी डेफिनेशन है कि चलो पहले इसको मैं बना के दिखाता हूँ। बेसिकली जैसे ये तुम्हें आपको लाइन दिख रही है ना, सही है, ये आपको जैसे लाइन दिख रही है, इसमें से हर लाइन जो है वो सर्किल के सेंटर से पास हो रही है। सही है, और ये एक्सटेंडेड होके आउटवर्ड जा रही है। सही है, सर्किल के सेंटर से पास हो रही है एंड इट इज एक्सटेंडेड आउटवर्ड्स, राइट। सो ये जितनी भी लाइंस हैं, दीज ऑल लाइंस आर रेडियल लाइंस, ओके। सही हो गया। सो हम रेडियल नेचर को कह रहे होते हैं, इसको हम कह रहे होते हैं लाइंस दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। सही है। अच्छा जी, ये तुम्हारे पास हो गया। अच्छा, तुम्हें पता है कि भाई चूंकि सर्किल के सेंटर से पास हो रही है, तो इसी वजह से तुम्हारे पास जो है, इसी वजह से तुम्हारे पास ये लाइन जब एक्सटेंड होके वहां पे जाएगी, यानी एक्सटेंड होके बाहर जा रही होगी, तो ये 90 डिग्री बना रही होगी, राइट। सेंस बन रहा है। सो ये हमारे पास जो है ना, ये एक ऑप्शन है, या ये हमारे पास एक और चीज़ है। चलो, सही कर दो, सही है। अब जो है, ये हमने रेडियल देख लिया। अब दूसरी तीसरी चीज ये कि भाई जो, जब ये सरफेस पे होगी तो सरफेस पे जाके आपको ये किस तरह से दिखेगी, सरफेस पे आपको ये परपेंडिकुलर दिखेगी, ओके। सो हम यहाँ पे कह रहे थे कि भाई फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, टू द सरफेस, सही। अच्छा जी। अच्छा, एक और चीज है कि यहाँ पे जो है ना, इसी की एक्सटेंशन के अंदर हम ले सकते हैं कि भाई नियर द सरफेस अगर हम बात करें, मतलब बिल्कुल सरफेस के करीब करीब अगर हम खड़े हुए हैं ना, सो वहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है ना फील्ड लाइंस जो है वो पैरेलल हो जाती हैं, राइट। सही है। सर ये बट परपेंडिकुलर वाली बात आप दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? बिल्कुल समझा देते हैं, बट नियर द सरफेस इट गेट पैरेलल, ओके। अच्छा जी। सो देखो, अगर आप, सर्किल की प्रॉपर्टी होती है, तुम लोग ने पिछले साल बोले ए लेवल्स के अंदर तुम सर्किल पढ़ के आ रहे हो, बहुत तबाही, तुमने सर्किल पढ़े होंगे, सही है। अगर तुम्हारे पास कोई सर्किल है, तो ये सर्किल के सेंटर से कोई लाइन जा रही है सर्कमफेरेंस तक, ये 90 डिग्री बनता था, ऐसे ही बनता था, राइट। जी। सिमिलरली अगर तुम इसको एक्सटेंड करोगे, तो अगर बाहर निकाल लो तो ये भी 90 डिग्री बनता है, राइट। बस ये अंग्रेजी है भाई, ओके। सेट हो गया। जी सर। अच्छा जनाब, चलो ये बात हो गई। अच्छा, उसके बाद जो है हमने ये कहा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सही है। फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हमने कहा तो नहीं था, ये अच्छा। रेडियली इन्वर्ट बता देंगे रेडियल, क्या? रेडियल, रेडियल नेचर ये होती है भाई, जैसे ना ये ऐसी कोई भी ऐसी लाइन, एक सेकंड इसको और बना लेते हैं। सही है, अब देखो ये मान लो कि ये सेंटर है, ये सेंटर है, सही है। कोई भी ऐसी लाइन जो कि जो है ना सेंटर से पास होके सरकमफेरेंस को टच करे, दैट इज द रेडियल लाइन, ओके। सेंटर से पास होके सरकमफेरेंस को टच करे, ये आपके पास रेडियल लाइन होती है, सही हो गया। समझ गए यहाँ पे भी। जी, और सर इन्वर्ट? अच्छा, अब चूंकि हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन है, ग्रेविटी इज अ क्वांटिटी, राइट, और ग्रेविटी जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी है। तो वो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इनवर्ड है, राइट। ये भी मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ओके। इनवर्ट का शायद थोड़ी सी आगे कहानी और भी आ जाए, सही है।
अच्छा, पहले इसको भी समझ लो कि भाई हमने कहा कि भाई फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर। अबे समझाने दो मेरे को। तुम लोग रुको रुको रुको, बता रहा हूँ देखो। सीन ये, दो कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट ये कि अगर तुम इस व्यू से प्लेनेट को देखो, सही है। अगर तुम इस व्यू से प्लेनेट को देख रहे हो, इसका मतलब है आप बेसिकली बहुत दूर से प्लेनेट को देख रहे हो, राइट। मतलब अगर लेट से आपको प्लेनेट पूरा गोल दिख रहा है, तो इसका मतलब है आप बहुत दूर से प्लेनेट को देख रहे हो, राइट। लेकिन इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ दैट स्पेसिफिक प्लेनेट, तो वो सर्फेस आपको स्ट्रेट दिखेगी, वो गोल नहीं दिखेगी, ऐसे ही। सही हो गया। सो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू है, सही है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत दूर का है, सही, बहुत दूर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो, तो उस केस के अंदर आपको किस तरह से लाइन दिखेंगी, परपेंडिकुलर, ओके। और अगर तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लोज है, बिल्कुल सरफेस ऑफ द प्लेनेट पे खड़े हुए हो, तो आपको जो फील लाइंस दिखेंगी वो पैरेलल फील होंगी, राइट। मतलब लाइक दो केसेस में बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक तो ये, एक मान लो कि अगर तुम इसी को ले लो, सही है, और इसी को जो है ना वो हम छोटा कर देते हैं बिल्कुल, सही। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है, सही है। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यू आर स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट, सही है। अब बिल्कुल ये सरफेस स्ट्रेट है, राइट। फील्ड लाइन तो सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, राइट। लेकिन आपस में फील्ड लाइन पैरेलल हो जाएंगी, लाइक दिस। आसान समझ गया भाई, ये बात पल्ले पड़ रही है। यस बच्चों, हाँ ना बोलो प्लीज। Sir, what if the field lines are acting like not straight and like ये ब्रो slanting? आवाज नहीं आ रही, ब्रो प्लीज। Sir, can you hear me now? यस, हाँ बेटर, बोलो। Sir, what if the feed lines are not acting straight and they're acting like slanting? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता बे। यहाँ पे है ना, हम व्हाट इफ वाले रूल नहीं लगा सकते। मैं बताता हूँ क्यों नहीं लगा सकते। देखो, पॉइंट ये है कि फील्ड लाइंस जो हैं बेसिकली दे आर acting in such a way that they are originated from the center and they are acting toward the center, okay. Field lines are acting in such a way that they are originating from the center and they are acting toward the center, okay। पहली बात हो गई, सही हो गया। अब अगर तो आप एक सरफेस को सर्कुलर अज्यूम कर रहे हो, देन आपको जो फील्ड लाइन बनानी होगी वो उसी तरह से बनानी होगी कि भाई जो है ना, दैट इट शुड बी लुक लाइक दैट दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंटर, सही है। एंड दे आर एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर, एरो भी इसी तरह से बनाया, राइट। सो आपको ये पता चल गया कि भाई फील्ड लाइन पैरेलल हो रही है, राइट, फील्ड लाइंस पैरेलल आ रही है, राइट। बट अगर आप लेट्स से यहाँ पे खड़े हो, लेट्स से अगर आप जो है ना इधर खड़े हो, इधर इस जगह पे, ये चलो मैं जो है ना एक बड़ा वो ले लेता हूँ, इस पिक्चर में अगर मैं ले रहा हूँ, सही है। अगर आप लेट्स से यू आर स्टैंडिंग समवेयर हेयर, ओके। अब आप अगर आप जो है ना फील्ड लाइन को ऑब्जर्व कर रहे हो, सीइंग नहीं बनाइए मैं, अगर आप फील्ड लाइन को ऑब्जर्व कर रहे हो, सो द फील्ड लाइन विल लुक लाइक दिस। मतलब लाइक तुम यूं खड़े हुए थे, सही, तुम यूं खड़े हुए थे, एंड द फील्ड लाइन अपीयर लाइक दिस, कि बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, राइट, स्ट्रेट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट। तो वो ये सेंटर ऑफ द प्लेनेट, वो आपको इस तरह से फील होगा, क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे व्हाट इफ वाला हिसाब किताब नहीं लग सकता, उसलिए क्योंकि स्लांटिंग लाइट लाइन के लिए जरूरी है कि आपके पास जो है, लेट्स से अगर हम जो है ना, ये हमारे पास है स्लांटिंग लाइन यूं है, सही है। सो अगर मैं आपसे पूछूं भाई देखो, फील्ड लाइन के लिए नेसेसरी क्या है कि वो टुवर्ड द सेंटर होना चाहिए, राइट। बट स्लांटिंग लाइन रिफर्स कि वो सेंटर की तरफ तो नहीं जा रहा, उसका सेंटर वो कहीं और जा रहा है, राइट। क्योंकि अगर आप सेंस लगाओगे तो भाई ये अगर सरफेस आपको मैंने दी हुई है, तो सेंटर यहीं कहीं होना चाहिए या यहीं कहीं होना चाहिए, नीचे को होना चाहिए, राइट। तो इसी वजह से जो है ना, इट शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, ओके। क्लियर हो रहा है भाई, इमारत क्लियर हो रहा है। ओके, सही हो गया। सो if you are observing the planet from the very far point of view, तो आपको जो है ना फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर दिख रही होंगी, राइट। सेपरेशन बिटवीन द फील्ड लाइन इंक्रीजिंग दिख रही होंगी, राइट। सही है। मैं उसमें कह रहा हूँ, सर ये राइट वाली नियर द सरफेस है। ये जो है ना, हाँ जी, फार
पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सही हो गया। एंड ये हमारे पास नियर है। सही है। तो लेकिन ये भी परपेंडिकुलर नहीं। देखो परपेंडिकुलर दोनों है। सही है। दोनों लाइन जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर हैं। बट जो फर्स्ट केस के अंदर जो लाइंस हैं वो आपस में जो है ना, पैरेलल केस के अंदर पैरेलल नहीं है, डायगोनल है या रेडियल है। सही है। दूसरे केस के अंदर पैरेलल है। समझ रहे हैं भाई? पॉइंट समझ रहे हैं डिफरेंस में क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ? सही है। वो आपस में पैरेलल नहीं है। हाँ, ये आपस में पैरेलल है और ये आपस में जो है वो रेडियल है। समझ रहे हो आप? जी सर। नियर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके। थोड़ा सा इसको नीचे कर दें। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सही है। और हमने ये कह दिया कि भाई आपके पास जो है देयर रेडियल विद ईच अदर, विद ईच अदर। सही हो गया। एंड देयर पैरेलल विद ईच अदर। ओके। सही हो गया। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया। एक जो है वो पैरेलल है और एक जो है वो रेडियल है। सही हो गया। अच्छा जी। अब जो है, अगर तुम्हारे पास एक लाइन जो फार ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिसके अंदर लाइंस जो हैं आपके पास पैरेलल नहीं है, रेडियल है। सही है। उस केस के अंदर उस केस के अंदर तुम्हारे पास जो है ना, जो फील्ड की जो वैल्यू होगी, फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, वो कांस्टेंट नहीं होगी। ओके। ऑब्वियस सी बात है। और दूसरी चीज के अंदर, ये दूसरी वाली पोजीशन के अंदर, दूसरे वाले केस के अंदर वो फील्ड लाइंस जो है वो, या फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कांस्टेंट होगी। राइट? इसका इफेक्ट ही आपको मिल रहा होगा। सही हो गया। ये आप कर लो थोड़ा सा। सही है। और फाइन। अच्छा जी, यहाँ पे हम कह सकते हैं, अरे यार थोड़ी जगह की कमी हो रही है यार। एक सेकंड, यही खांचे बनाते हैं। ये अगर हो जाए ना तो ये पूरा सेंस बन जाएगा। ओके भाई। वैसे दुनिया को हम ऊपर कर सकते हैं। सही है। चलो यहाँ पे बना देते हैं। सही। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर क्या होगा? ग्रेविटी वेरी विद डिस्टेंस। सही हो गया। और इसके अंदर क्या होगा? ग्रेविटी कांस्टेंट। कांस्टेंट। ओके। विद डिस्टेंस। सही हो गया। क्या मतलब होता है भाई, वो भी समझा दूं? एक सेकंड दे दो जरा, जगह बुलाने दो। तो इसी में तंगी आ रही है। इसको जरा दुनिया को ऊपर कर देते हैं। तो ये दुनिया हो गई ऊपर। अच्छा जी, एक सेकंड। या चलो, सिर्फ इसको कर देते हैं फिलहाल, ताकि जो है ना ये लेवल में आ जाए। ये जरा इधर उधर भाग रहा है। सही हो गया, आ रहा है भाई। चलो आ गया। अब देखो सीन क्या है। सीन ये, जरा कॉन्सेप्ट समझ जाए प्लीज। कहानी है कि भैया, अगर तो तुम्हारे पास एक और जरा कैरेक्टरिस्टिक लिख लो फी लाइंस की जरा प्लीज। उसके बाद मैं समझाता हूँ। अच्छा जी। फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ डिपेंड्स
depends upon the separation of the field lines. ओके, सही हो गया? क्या मतलब हुआ भाई? मतलब ये हुआ कि ये जो सेपरेशन है ना, जैसे जैसे ये इंक्रीज होती जाएगी, सही है, आपकी जो ना स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी, सही है। फील्ड लाइंस के भी जो बीच में सेपरेशन है, जैसे जैसे सेपरेशन वीक होती जाएगी, जैसे जैसे सेपरेशन इंक्रीज होती जाएगी, फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी। ओके, एंड अगर तो सेपरेशन कांस्टेंट है तो स्ट्रेंथ भी कांस्टेंट रहेगी। सो इसी वजह से पहले वाले केस के अंदर, इस केस के अंदर चूंकि फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो चूंकि जो है ना सेपरेशन जो है बिटवीन द टू लाइंस वो वेरी कर रही है, सही, इसी वजह से ग्रेविटी की वैल्यू वेरी कर रही है, राइट। जैसे जैसे आगे जाओगे ग्रेविटी वीक होती रहेगी, राइट। और यहाँ पे क्योंकि आप जो हो वो नियर द सरफेस हो, तो नियर द सरफेस आपके पास जो है वो ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगी, सही हो गया। और क्योंकि आपके पास जो है ना फील्ड लाइन कांस्टेंट है, या फील्ड लाइन जो है वो पैरेलल है, राइट। क्लियर हो गया भाई? या सेपरेशन कांस्टेंट है, वो है, सही हो गया। इस तरह से आप सोच सकते हो। भाई इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम भाई? किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज बोलो यार। हाँ जी, अगर नहीं है तो भाई आगे चलते हैं फिर। Sure. हाँ बोलिए बोलिए। So in the first case, you said कि जो वो है distance है वो increase हो रहा है, like वो constant नहीं है. हम्म। But then between two lines, isn't it constant? Like the increase किससे हो रहा है? Same तो है. अबे उन दो लाइनों को नहीं देखना है ना। देखो, अगर आप दो लाइन के डिफरेंट पॉइंट्स को ले लो तो उन दो पॉइंट्स के बीच में क्या हो रहा है वो देखना है, सही है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देख लो, मैं देखो, अगर आप इधर खड़े हो इधर, सही है, तो ये दो फील लाइन इतनी सेपरेटेड थी, राइट। फिर अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो ये दो फील लाइन इतनी सेपरेटेड है। फिर अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो दो फील लाइन इतनी सेपरेटेड है, समझ रही है? Oh, yes, 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 सही yes, हो गया? yes. तो ये देखना है आपने, सही है। लेकिन हाँ, अगर आप जैसे यहाँ पे खड़े हो एंड इस फील्ड लाइन को देख रहे हो, इसको देख रहे हो, इसको देख रहे हो, इसको देख रहे हो, तो वो तो सेम है, ऑब्वियस सी बात है। और इसको हम कहते हैं इक्वी इक्वी पोटेंशियल, कहते हैं कि यहाँ पे जो है पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड सेम होगी। अगर आप जो है ना एक स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ के अराउंड अगर आप घूमते रहोगे तो आपको ग्रेविटी सेम मिलेगी, राइट। वो चाहे ग्रेविटी 9.81 हो, चाहे कोई और भी वैल्यू, जो भी वैल्यू वो सेम होगी, राइट। तो खैर, हमने ये बात कर ली, सही है भाई। ये हमारे पास 14 पॉइंट हो गया, सही है। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि चूंकि पहले वाले केस के अंदर ग्रेविटी की वैल्यू वेरी कर रही है, सो यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी इक्वेशन ऑफ मोशन, यू आर नॉट अलाउड टू यूज एम जी जी पी इज इक्वल टू एम जी एच। ओके, सही हो गया? कोई भी ऐसा फार्मूला कि जिसके अंदर वी कंसिडर जी एज अ कांस्टेंट, वो फार्मूला यूज नहीं कर सकते हो पहले वाले केस के अंदर। ओके, इस वाले केस के अंदर यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी फार्मूला दैट इन विच वी कंसिडर द ग्रेविटी कांस्टेंट। ओके, सही हो गया? इक्वेशन ऑफ मोशन इसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए एमजीएच इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, राइट। दे आर ओनली यूजफुल इन द सेकेंड केस। ओके बच्चों, दैट क्लियर? 1 2 3 4, आ जाओ भाई, फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा जी, फिफ्थ पॉइंट हम ये कहते हैं कि भाई फील्ड लाइन, अच्छा बेसिकली ना फील्ड लाइन shows the direction of force on the mass। ओके, इसको ना हम फील्ड ऑफ अ फोर्स भी कह रहे होते हैं। ये अक्सर तुम्हें डिफाइन करने के लिए बोलते हैं कि भाई व्हाट इज डिफाइन द फील्ड ऑफ अ फोर्स। ओके, तो तुम उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। ओके, सही हो गया? फील्ड ऑफ द फोर्स। ओके, सही हो गया? So field of a force is basically the field lines that shows the direction of the force on the mass. Okay, ये आपके पास हो गया, सही हो गया? ये field lines जो है ये basically क्या बता रही हैं आपको? ये force की direction बता रही है किसी भी मास में। मतलब अगर तुम जो है ना किसी भी मास को इधर रखोगे या इधर रखो या उधर रखोगे इधर रखोगे, so it will always going to be attracted towards the center of the planet. Okay,
ये इसका कॉन्सेप्ट होने वाला है। ओके, अच्छा जनाब, 5 हो गया। अब उसके बाद जो है, अगर हमारे पास एक और रूल देख लें, सो हम ये कहते हैं कि भाई फील्ड लाइंस और या फील्ड लाइंस नेवर नेवर intersect each other। ओके, कभी कट नहीं कर सकती है। ओके, सही हो गया। फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी कट नहीं कर सकती है एक दूसरे को। जब तुम इसकी फील्ड जब उसकी जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, तुम ओ लेवल्स के अंदर जो है ना उसकी फील्ड पैटर्न बनाया करते थे, कभी कभार तुम्हें याद होगा। सही, तो वो कभी कट नहीं करेंगे एक दूसरे को, राइट। दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, बट दे नेवर इंटरसेक्ट, द लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, सही हो गया। सो ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी हो गई, सही है। एक और प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, वो हमारे पास होती है कि भाई, अच्छा जी, ग्रेविटी फॉलोज सर इनवर्स। लेकिन उस सेंटर में जाके इंटरसेक्ट भाई होती थी। आवाज नहीं आ रही भाई। कह रहा हूँ उस सेंटर पे जाके इंटरसेक्ट होती वो अबे लाइंस में। देखो, बेसिकली जो है ना, सेंटर सेंटर तक जो हम बना रहे हैं वो इमेजिनरी बना रहे होते हैं, सही है। क्योंकि एक्चुअली में हम ये जो काम कर रहे हैं ना, ये वाला जो काम यहाँ पे, तो हम ऑब्वियसली बात है कोई चीज रख नहीं सकते, सही है। फील्ड लाइंस जो मेनली प्रेजेंट होती हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं आउटसाइड द सरफेस, सही है। वो तो बस इसको हमने इसको कंटिन्यू कर दिया, सही है। यानी फील्ड लाइंस जो है वो इनसाइड द प्लेनेट प्रेजेंट नहीं है, हमने जस्ट उसको कंटिन्यू कर दिया। सो जब हमने कंटिन्यू किया, सो इट अपीयर्ड दैट दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट, राइट। बस हमें ये पता चला, राइट। लेकिन एक्चुअली में वो सेंटर ऑफ द प्लेनेट के लिए हमें हमें पता नहीं चलता उसके लिए, या हम उसको कुछ कर नहीं सकते, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि उसके लिए हमें जो है ना अंदर जाना पड़ेगा, उसके लिए वी हैव टू रिमूव दिस मच अमाउंट ऑफ मास, राइट। सो इस वजह से, लेकिन आउटसाइड कहीं पे भी, सही, आउटसाइड कहीं पे भी वो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, राइट। और यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यहाँ पे आप ये कह लो कि यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ पे आके जो है ना आप कह लो यहाँ पे जाके जो है ना कन्वर्ज हो रही है, सही है। यानी ये एक एक लाइन ये ऊपर से आ रही है, एक ये नीचे से आ रही है, अब ये दो एक ही पॉइंट पे आ रही है, ये एक इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, सही हो गया। सो ये हमारे पास हो गई बात, सही है। उसके बाद हमने कहा कि भाई ग्रेविटी फॉलोज द इनवर्स, अच्छा, द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, इनवर्स स्क्वायर लॉ का क्या मतलब होता है? देखो, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब ये होता है कि एनीथिंग, जैसे लेट्स से y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एक्स स्क्वायर, इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। ओके, सही हो गया। कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो बट स्क्वायर्ड हो दूसरी क्वांटिटी, सही है। ये हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। ओके, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को अगर तुम ग्राफ के ऊपर वो करोगे ना, प्लॉट करोगे, सो वो तुम्हें जो है ना वो हमेशा इस तरह से दिखेगा। सही है, एक सेकंड, वो जो है अगर तुम इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे, सो इट विल ऑलवेज गोइंग टू लुक लाइक दिस। बहुत ज्यादा स्टीप चेंज आ रहा होगा। ओके, बहुत ज्यादा स्टीप चेंज आ रहा होगा, क्लियर, सही हो गया। सो ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास होता है अगर आप इसको ले रहे हो, सही, इफ यू आर टेकिंग y एंड x। ओके, सो ये आपके पास जो होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। और ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो इस तरीके से जो है ना, इस तरीके से डिक्रीज होती है, राइट। अच्छा जी, सो यहाँ तक हमने जो है ना कुछ वैल्यूज हमने देखनी। अब हमें ये देखना है, हमने ये देखना है कि भाई ये जो कहाँ तक जो है ना ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, एंड कहाँ तक जो है ना ग्रेविटी की वैल्यू वेरिएशन, ग्रेविटी की वैल्यू में वेरिएशन स्टार्ट होगा, सही है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं भाई कि अगर जो है वो हम ग्रेविटेशनल फोर्स देखें। अच्छा, वैसे इसकी और कोई प्रॉपर्टी
सही है, और कोई प्रॉपर्टी मेरे जहन में फिर नहीं आ रही। बोलो बोलो, ये कौन जो बोल रहा हमने ऑब्जर्वेशन लेके हैं फार और नियर, ये फिर से एक्सप्लेन कर है? दोगे? ये क्या है भाई? फार पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और नियर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये है कि भाई फार यानी तुम जो ना बहुत दूर से देख रहे हो, तुम जिस पॉइंट पे खड़े हो वहां से प्लेनेट तक का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सही। बहुत ज्यादा है, मतलब लाइक तुम मतलब मान लो तुम यहाँ से खड़े होके जो है ना जुपिटर देख रहे हो, सही है। या यहाँ से खड़ी होके तुम जो है ना दूसरी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी देख रहे हो बैठे हुए, सही है। अब वो तुम्हें दिख जाती है, नेकेड आई से तुम्हें दिख जाती है, सही है। और अगर नियर नियर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या नियरर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, उसका मतलब ये होगा कि यू आर स्टैंडिंग ऑन दैट प्लेनेट और तुम उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, समझ रहे हो भाई? क्लियर हो रहा है? जी सर, तो ये आपने जो डायग्राम बनाया है नियर हम्म। पॉइंट वाला, तो अ, क्या बताऊँ इसमें? तो ये मतलब क्या शो कर रहा है? इसमें शो ये कह रहा है कि अगर तुम बहुत दूर से देख रहे हो तो तुम्हें जो है ना दुनिया तुम्हारी धरती में ऐसे दिखेगी। और अगर तुम करीब से देख रहे हो तो तुम्हें ऐसे दिखेगी। तुम्हें कभी क्या सरफेस ऑफ द प्लेनेट गोल दिखा है? जी सर कैसे दिखा है? अगर अर्थ पे खड़े हो, धरती माँ पे खड़े हो, उसमें वो कभी गोल फील हुआ है? नहीं। नहीं फील हुआ, सही है। गोल तब फील होगा कि जब आप किसी हाइट पे जाओगे, किसी जो है ना वर्टिकल किसी एल्टीट्यूड को कवर करोगे, तो फिर आपको वो कर्व फील होगा, राइट। लेकिन अभी नहीं फील होगा, सही हो गया। समझ आया? जी सर। सही हो गया। इमाद पूछो, क्या पूछ रहे हो इमाद? Sir, is there any relation between field strength and gravity? फील्ड स्ट्रेंथ इज एक्चुअली ग्रेविटी, समझ रहे हो ना? फील्ड स्ट्रेंथ को ही ग्रेविटी कह रहे हैं, सही है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज अ फुल नेम, एंड ग्रेविटी इज शॉर्टर शॉर्टर वर्जन ऑफ दैट, ओके। क्लियर हो गया? चलो, अब यहाँ तक बस करते हैं, सही है। नमाज के टाइम हो रहा है, आज वैसे भी क्लास छोटी हुई, सही है। लेकिन कल जो है वो हमने ग्रेविटी की कोशिश, अच्छा ये देखो ये चैप्टर जो है ना दो वीक जाएगा, सही है। पहले वीक के अंदर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड और ये सब चीज़ें निपटानी है, सही है। तो इसके अंदर जो है ना कल ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह से चीज़ें हो जाएंगी पूरी। और इस चैप्टर के अंदर जो है ना मैं तीन चीज़ें पढ़ानी है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ानी है, फोर्स हमने समझनी है, और हमने जो है ना फिर वो समझना है, क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस या अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट समझना है। और इसके अंदर जो है ना जो चौथी चीज़ हमें समझनी है वो समझनी है केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, सही है। ये हमने चार चीज़ें समझनी है इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, फिर उसके पास और तुम्हें मिलेंगे। इस वीक के अंदर इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा तीनों चीज़ें। एंड नेक्स्ट वीक के अंदर जो है ना वो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कवर अप करना है और फिर उसके ग्राफ देखने हैं, सही है। सो आज की क्लास ऑल दो थोड़ी छोटी हुई है, सही है। मैंने लेट स्टार्ट की थी, मुझे जल्दी स्टार्ट करनी थी, बट मेरी हालत थोड़ी ख़राब थी, तो इसलिए मैं सो गया था आके। बट खैर, तो इंशाल्लाह कल इसको जो है ना निपटाते हैं, सही। कल इसको कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम हो जाए कंप्लीट कर दें, सही। एंड देन विल मूव ऑन टू द अदर थिंग्स, ओके। चलो बस, चलें जी। अच्छा बोले बोले बोले, कौन बोल रहे हैं? वो मैं कह रहा था वर्कशीट भेज देंगे आप। अरे यार ये वर्कशीट मैं भेज ही नहीं पा रहा हूँ। मैं भी भेज देता हूँ भाई। सर चलिए ओके शुक्रिया। जी, बोलिए। सर आप ऊपर कर सकते हैं? बिल्कुल कर लेते हैं। इतना ऊपर तो कुछ है नहीं यार। क्या करोगी, स्क्रीनशॉट लोगी? अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई। नहीं नहीं सर, वो एक पॉइंट मिस हो गया था, वो लिख रही थी। लिख रही हो तुम? ओफो, बाप रे। खैर ओके, चलो भाई, ओके। जो जाना चाह रहा है वो जा सकते हैं, प्लीज टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज फिर भाई, अल्लाह हाफिज।